जिस व्यक्ति को मैंने हराया वह व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जितनी समस्याएं हैं, एक-एक समस्याओं को मैंने खुद जैसो नोट करके एक-एक चीज़ पे मैं स्टेप ले रहा हूँ। स्टेडियम की बात मैंने की थी, मैंने स्टेडियम का काम स्टार्ट करवा दिया है। मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैंने बड़ी गंभीरता से सुना ज़रूर है। तेजस्वी यादव बोल रहे इनकाउंटर नहीं होता, आप बस एक जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं आपके। आपने देखा कितनी संख्या बल है, वो संख्या बल में भी टूट पड़ चुकी है। कि आपका मंत्रिमंडल में नाम तय है, लेकिन आपका नाम कट गया और उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र का नाम आया। इसमें कोई हाई तवा मचाने की जरूरत नहीं होती है कि मुझे बनना चाहिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मेरा नाम है आशुतोष और देखिए, बिहार की सियासत इन दिनों बहुत गरमाई हुई है और देश में भी जो है, विशेष तौर पे देश के अधिकांश हिस्सों की बात अगर करें तो गर्मी बहुत तेज है। और हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए मधुबनी के विधायक माधव आनंद जी हैं। सर, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत के बाद पहली बार मिल रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक दो सवाल पहले मधुबनी का ले लेते हैं और उसके बाद तमाम राजनीतिक सवाल पे जाएंगे। मधुबनी विधानसभा की अगर बात करें और मधुबनी टाउन का विधायक होना, मतलब वो पूरे डिस्ट्रिक्ट को एक तरीके से रिप्रेजेंट करना, पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक तरीके से फेस होना है। बेशक कोई मेरी विधानसभा दूसरी हो सकती है किसी की और की, लेकिन मधुबनी से सबका ताल्लुकात होता है, पूरे जिले का। किस तरीके से बहुत चुनौती है, चाहे वो सफाई की समस्या को लेकर हो, अनऑथराइज जो कब्जा है उसको लेकर के हो, ट्रैफिक की समस्या है। तो क्या 6 महीना हो गया आपको विधायक चुने हुए, क्या कहेंगे, क्या मास्टर प्लान है आगे भविष्य के लिए? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं देवतुल्य मधुबनी वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सब लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। और चुनाव के टाइम में कम वक्त मिला, लगभग पूरा चुनाव ही 14-15 दिन में कंप्लीट हुआ और 14-15 दिन में ही जितना वक्त मुझे मिला, और मैं जब लोगों के बीच घूमता था तो मैं एक ही चीज़ कहता था कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं लोगों का दिल जीतने आया हूँ, लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि एक-एक व्यक्ति के दिल में माधव आनंद बस जाए, और यही मेरा स्लोगन हुआ करता था। किसी को यह आशा नहीं थी कि इस रूप में परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को मैंने हराया वह व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो लंबे अरसों तक जैसे विधायक रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, मंत्री जैसे पद को सुशोभित किए हैं। उनके पिताजी का भी अपना एक कार्यकाल रहा है, और वैसे व्यक्ति को हराना और जिस रूप में मुझे लोगों का आशीर्वाद मिला, और तो मैं तो मेरे लिए तो अकल्पनीय और विस्मरणीय, और मैं इसको जीवन में कभी नहीं भूल सकता हूँ। और जहाँ तक आपने बातें की, समस्याओं की तो लंबी लाइन लगी हुई है अपने मधुबनी में। स्वाभाविक है, क्योंकि 10 वर्षों तक जो उनका कार्यकाल रहा और जितने काम होने चाहिए थे, उन्होंने ना ईमानदारी से काम किया, और अगर ईमानदारी से काम किए रहते तो शायद आज मधुबनी विधानसभा क्षेत्र या मधुबनी शहर की यह स्थिति नहीं रहती। लेकिन मेरी ईमानदारी में कहीं कोई कमी नहीं है। एक-एक समस्याओं से मैं अवगत हूँ। जितनी समस्याएं हैं, एक-एक समस्याओं को मैंने खुद जैसो नोट करके एक-एक चीज़ पे मैं स्टेप ले रहा हूँ। जहाँ तक जल जमाव और तमाम अन्य समस्याओं की बात है, मैंने शुरू से कहा कि हम जुगाड़ का वाला कुछ नहीं अडॉप्ट करेंगे, हम परमानेंट सॉल्यूशन में जाएंगे। हम मास्टर प्लान पे भी वर्कआउट कर रहे हैं। अभी मधुबनी शहर में 3-3 मास्टर प्लान हैं। किसी ने मास्टर प्लान को आज तक देखा नहीं था। कभी विधायक नगर निगम की मीटिंग में नहीं जाते थे। मैं पहला विधायक हूँ जहाँ नगर निगम की मीटिंग में खुद मैं व्यक्तिगत रूप से जो है बैठने का काम करता हूँ। तो इन तमाम चीज़ों को हम जैसो खुद से जैसो मॉनिटर कर रहे हैं। जितनी भी लंबित योजनाएं थी, आज जो है सरकारी योजना ही थी, पूर्व की ही योजनाएं थी, लेकिन वो उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि वो समन्वय नहीं था, वो संवाद स्थापित नहीं था। और जब प्रशासन के साथ आप समन्वय स्थापित नहीं करेंगे, तब जो है सो काम नहीं होता है। तो जितनी भी लंबित योजनाएं थी, चाहे निधि चौक से लेकर रेलवे स्टेशन तक का चौड़ीकरण का मामला था, स्टेडियम की बात मैंने की थी, मैंने स्टेडियम का काम स्टार्ट करवा दिया। स्टेडियम आज लगभग मेरा 90% काम हो चुका है। उसके अलावा सिंघानिया चौक वाला इशू था। उन सारे चीज़ों को मैंने एक एक करके बड़ी ईमानदारी के साथ कम वक्त में मैंने किया। मैंने मिनी मिथिला हाट की बात कभी चुनावी वादा के रूप में नहीं किया था, लेकिन मैंने जब झंझारपुर में गया और वहाँ मिथिला हाट देखा, तो विधानसभा में मैंने प्रश्न उठाया था कि एक उसी तरह की मिथिला हाट की स्थापना मधुबनी हेडक्वार्टर में क्यों न हो। और आपको विश्वास नहीं होगा कि 3 से 4 महीने के अंदर ही हम डीएम के नेतृत्व में लगभग जगह भी चिन्हित किए,
माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम मिले और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी डीपीआर बनाने के लिए आगे जैसो फाइल बढ़ा दिया। तो लगातार ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, एक एक समस्याओं के निदान में लगे हुए हैं, और जब नीति नियति और ईमानदारी अगर किसी भी जनप्रतिनिधि में हो तो सारे समस्याओं का हल तो होना ही होना है। और आज पूरा मधुबनी वासी जो है कितने उत्साह में है और कितना हमसे लगाव उन लोगों को है, कितना प्यार है, वो सब लोग जानते हैं। एक सवाल बस मधुबनी से और चुनाव से संबंधित पूछ लेता हूँ। जिस वक्त आपका ना नाम घोषित हुआ था, उसके बाद बहुत सारे आरोप लगाए गए कि आप बाहरी हैं, दिल्ली चले जाएंगे और तरह-तरह की चीज़ें आपके बारे में बोला गया। तो उस उसके वो जो तमाम आरोप थे, हालाँकि अब जो ग्राउंड रिपोर्ट है हम लोग के पास, उस पे कहीं न कहीं पब्लिक एक तरीके से, मैं अभी आया तो देखा कि अभी भी आप एक किसी परिजन से बात कर रहे थे कि उनका कोई पेशेंट है मधुबनी सदर में। तो इसको चुनावी माहौल में किस तरीके से आपने टैकल किया? देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। स्वाभाविक है, विपक्ष अगर आरोप नहीं लगाएँगे तो किन अब मुद्दों पे कॉर्पोरेट बॉय बोला गया किन आपको। मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? मेरे बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैंने बड़ी गंभीरता से जो है गंभीरता से सुना ज़रूर, लेकिन किसी भी उनके आरोप का जवाब देने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हुई। मुझे लगा कि वो अपने जगह पे जो कहना है कहते रहे, मेरा जो काम है मैं काम करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि चुनाव जीत जाएँगे, वो तो मान चुके थे कि वो चुनाव हार रहे हैं, तभी इस तरह के आरोप लगा रहे थे। चुनाव जीत जाएँगे, दिल्ली में बस जाएँगे, लोग कहाँ मिलने के लिए जाएँगे, और 5 साल 10 साल तक के विधायक रहे, कभी क्षेत्र में नहीं जाते थे। और आप आज क्षेत्र में सर्वे करवा लीजिए, हर महीने के 10 से 15 दिन मैं क्षेत्र में रहता हूँ। एक-एक व्यक्ति से मिलता हूँ, शादी, ब्याह, श्राद्ध सब में जाता हूँ मैं। मैं जनता दरबार लगाता हूँ, हर महीने के 5 दिन पहली जैसे पहले हफ्ते में और लास्ट के जैसे 5 दिन अंतिम जो है हफ्ते में जनता दरबार लगाता हूँ। एक-एक जगह क पे खुद जाता हूँ, मुआयना करता हूँ कि कहाँ कौन-सी समस्या है। तो जितने उन्होंने आरोप लगाए थे, सब उनका फ्लॉप साबित हो गया। आज वो हताशा और निराशा की ज़िंदगी जी रहे हैं, और अभी तो लंबा वक़्त है, अभी तो बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी बदलाव मधुबनी में देखने को मिलेगा कि मेरे चाचा जो पूर्व विधायक हैं, उनको बहुत सारे चीज़ जो है सो और अभी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बिहार की सियासत की। इन दिनों जिस तरीके से चल रहा है मामला, 2 सवाल एक साथ पूछ लेता हूँ, समय का अभाव है आपके पास इसलिए। पहला सवाल है कि आनंद मोहन वाला प्रकरण आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से उन्होंने बागी तेवर अपना लिया है। और इसी में दूसरा सवाल ये जोड़ देता हूँ कि विपक्ष जो है, वो अब ये आरोप लगा रही है कि जिस तरीके से आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार एनकाउंटर कर रही है जाति देख-देख करके। क्या कहेंगे? महिला महिला के खिलाफ जो अपराधी हैं, वो जो अपराध करते हैं महिला के विरुद्ध में, उनके खिलाफ तेजस्वी यादव बोल रहे हैं इनकाउंटर नहीं होता, आप बस एक जाति विशेष को टारगेट कर रहे हैं आपकी सरकार। देखिए, जहाँ तक आनंद मोहन जी वाला मामला है, वो जेडीयू का अंदरूनी मामला है। मुझे नहीं लगता है कि उस पे मुझे कोई बोलने की आवश्यकता है। वो जेडीयू का अंदरूनी मामला है। जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व अपना उस पे क्या प्रतिक्रिया देते हैं, नहीं देते हैं, उनका मामला है। जहाँ तक जो लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने कही, मैं तो गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बिहार पहले नीतीश कुमार जी के हाथों में सुरक्षित था और आज सम्राट चौधरी जी के हाथों में सुरक्षित है। और जो इस तरह के उपद्रवी तत्व के लोग होते हैं, उसको जाति, मज़हब, संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे लोगों का कोई जाति संप्रदाय होता भी नहीं है। तो मुझे लगता है वो चाहे किसी भी जाति से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, अगर गलत कार्यों में संलिप्तता पाई जाती है तो सरकार उस पे जो है, और शासन प्रशासन को जो काम करना चाहिए वो बखूबी अपना काम कर रही है। विपक्ष की जहाँ तक आरोपों की बात है, स्वाभाविक है लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो, ऐसी हम लोग की मंशा है। लेकिन विपक्ष मजबूत हो, अगर नकारात्मक राजनीति करते रहेंगे तो स्वाभाविक है विपक्ष तो लगभग खत्म के कगार पे है। आज बिहार में विपक्ष नाम की क्या चीज़ है? आपने देखा कितनी संख्या बल है, उस संख्या बल में भी टूट पड़ चुकी है। आपने देखा राज्यसभा चुनाव के टाइम में देखा, बहुत सारे विधायक जो है अनुपस्थित रहे, सबने देखा। तो विपक्ष की जो नकारात्मक राजनीति है और नकारात्मक राजनीति जो करते आ रहे हैं, उससे जो है सब लोग ऊब चुके हैं। तो विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब तेजस्वी यादव जी या उनके पार्टी के लोग क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं, उससे कोई हम लोग को मतलब ही नहीं है। सरकार और प्रशासन का जो काम है, सरकार और प्रशासन अपना काम बखूबी कर रही है, और मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम सब लोग सुरक्षित हैं। बिहार जो है सो सुरक्षित हाथों में है, और वह सुरक्षित हाथ आदरणीय सम्राट चौधरी जी का है। 1-2 सवाल और है, वो आपके पार्टी से संबंधित है, थोड़ा-सा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन पूछना मेरा हक है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सवाल ये है कि जिस तरीके से, मैं अगर आपकी ही बात कर लूँ, काफ़ी लंबे समय से मैं आपको एज़ ए लीडर फॉलो कर रहा हूँ, एज़ ए जर्नलिस्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ, एज़ ए लीडर आप काम कर रहे हैं। देखा गया कि पिछली विधानसभा में भी आपको
टिकट नहीं मिली। इस बार आप जब नई सरकार का गठन हो रहा था तो लगभग हम मीडिया वाले खास करके ये तय मान रहे थे कि आपका मंत्रिमंडल में नाम तय है, लेकिन आपका नाम कट गया और उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र का नाम आया। और उसके बाद खबर ये चली कि आप लोग नाराज हैं, तो क्या इसके पीछे की क्या सच्चाई है? मुझे लगता है अब इस पे से आपको पर्दा हटा देना चाहिए। देखिए, कोई पर्दा नाम की चीज ही नहीं है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो मेरा संबंध है वो आज का नहीं है, सबको पता है। मैं उनसे मिलूं ना मिलूं, साथ बैठूं 10 दिन ना बैठूं, एक महीने नहीं बैठूं, उससे हम दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो फिर भी कॉल का जोड़ है। संकट के समय भी हम लोग साथ में रहते हैं और जब अच्छे वक्त होते हैं उस समय भी हम साथ रहते हैं। तो हम लोगों में इतनी पारदर्शिता जरूर है। और जहां तक पार्टी ने निर्णय लिया कि किसको बनाना है, दीपक प्रकाश जी बने हैं, युवा साथी हैं, उभरते हुए नेता हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी है तभी मैं हूँ। और पार्टी ने निर्णय लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया, हम सब लोगों ने स्वीकार किया, सहर्ष स्वीकार किया। उसमें कोई हाई तवा मचाने की जरूरत नहीं होती है। व्यक्तिगत इच्छा किसी की हो सकती है, कोई भी कह सकता है मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे बनना चाहिए, लेकिन पार्टी मेरे लिए सर्वोपरि है। पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए अगर हम सब लोगों ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया उस निर्णय में हम सब लोग साथ में हैं। इसीलिए व्यक्तिगत रूप से हमको कभी कभी कठिनाई नहीं है। और आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो मेरा संबंध है वो सिर्फ एक राजनीतिक संबंध नहीं, एक पारिवारिक संबंध भी है। सवाल इसलिए उठने लगा कि उसी बीच में उसके कुछ दिनों के बाद आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा नितिन नवीन से मिलने गए। उसके बाद कई भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से आपने मुलाकात की, तो अब लगने लगा कि माधव आनंद जी जो है वो भाजपा के विशेष भाजपा के प्रति उनका प्रेम जाग रहा है या कुछ नजदीकियां बढ़ रही है। देखिए, अब हम लोग एनडीए में हैं, पत्रकार लॉबी में हम लोग एनडीए में हैं। एनडीए एक परिवार है और बीजेपी उस पर सबसे बड़ी पार्टी है। और आपको पता होगा हम विधायक दल के नेता भी हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ही हमको विधायक दल का नेता भी बनाया है। तो विधायक दल के नेता होने के नाते मुझे सब लोगों से मिलना पड़ता है और लगातार मिलते हैं। आदरणीय सम्राट चौधरी जी से भी लगातार मुलाकात होती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमको 1 महीने 2 महीने, हम तो 1 महीने में 10 बार हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिल लेते हैं। काम को लेकर भी मिलते हैं, सदन के लिए भी बहुत सारे वर्क होते हैं, क्योंकि मैं विधायक दल का नेता हूँ, मैं सभापति शून्यकाल का भी हूँ। तो इन तमाम चीजों के लिए हम लोग एक दूसरे से मुलाकात करते रहते हैं। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, गृह मंत्री जी से मिलते हैं, तमाम नेताओं से मिलते हैं। तो हर चीज में राजनीति रोटी सेकना हमको लगता है वो पत्रकारों का काम है। हम तो लगातार मिलते हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली में मिलते रहते हैं। आप 2 दिन पहले मैंने अश्विनी वैष्णव जी से मिला है, तो उसका क्या राजनीतिक मायने निकालिएगा? ये सवाल मैं पूछने वाला था कि अश्विनी वैष्णव जी से मिलकर क्या बात हुई? वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं तो तमाम लोगों के से मिलना पड़ता है। बहुत सारे वर्क ऐसे क्षेत्र के होते हैं, वहां मैं उनसे मिला था, आरओबी के लिए मिला था। रेलवे ओवरब्रिज जो 13 नंबर गुमती पे बहुत विकट परिस्थिति में लोग वहां जो है समस्याओं से जूझते रहते हैं, तो उसी गुमती पे लंबा जाम लगता। आरओबी को लेकर जो योजनाएं पहले हो जानी चाहिए थी, पूर्व के विधायक के द्वारा हो जाना चाहिए था, नहीं हो पाया, उसका बीड़ा मैंने उठाया है और लगातार मैं समन्वय स्थापित कर रहा हूँ समस्तीपुर रेलवे डिवीजन से। और जो आदरणीय मंत्री जी हैं उनके माध्यम से जो है हम लगातार इसी उद्देश्य से मैं उनसे मिला था। और कहने एनडीए के परिवार के होने के नाते मैं सब लोगों से मिलता रहता हूँ, चाहे चिराग पासवान जी हों, चाहे जीतन राम मांझी जी हों, हो सकता है कल संभवतः जीतन राम मांझी जी से भी मिलूंगा। तो बहुत सारे क्षेत्र की योजनाएं, स्वाभाविक है, माननीय मंत्री हैं, इतना बड़ा पोर्टफोलियो है, एमएसएमई हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे स्कीम जो मुझे अपने क्षेत्र में लाना होता है, तो उन सारे चीज़ों को लेकर हम मिलते रहते हैं। अब हम मिलते रहते हैं, अपना कर्तव्य करते रहते हैं। लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, लोगों को जो राजनीतिक मायने निकालना है निकालते रहिए। आज से तो राजनीति में मैं हूँ नहीं, 2014-15 से राजनीति में एक एक व्यक्ति लोग जानते हैं, मीडिया के फ्रेटर्निटी के भी लोग सब लोग जानते हैं। इसीलिए अब इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में नहीं रखते हैं कि कौन क्या लिखता है, कौन क्या बोलता है। मैं ईमानदारी से प्रयास करता हूँ, ईमानदारी से रिश्ता जो है बनाता भी हूँ और ईमानदारी से रिश्ता निभाता भी हूँ। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। माधव आनंद जी थे, मधुबनी के विधायक हैं और मधुबनी विधानसभा का विधायक होना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण वाला कार्य है। कई संकटों से मधुबनी इस वक्त जूझ रही है और देखते हैं कि माधव आनंद जी किस तरीके से मधुबनी के संकट मोचक बनकर उभरते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।